देखो बच्चों, ये जो क्लास 12th की हिंदी है, इसका लेसन 3 बच्चे एक कहानी है ना। ये आपका 13th लेसन है। 3 बच्चे कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन से ही कवयित्री रही है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और ये कांग्रेस की सदस्य भी रही। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना और घरेलू जीवन की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इनकी रचनाएं त्रिधारा और मुकुल सर्वाधिक चर्चित हुई है, मतलब कि सबको बहुत पसंद आई इनकी ये रचनाएं। और ये जो कविता है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, बहुत ही सुंदर कविता है। कई कविताएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई है, जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आपने सुनी होगी झांसी की रानी कविता। बहुत ही रोमांचक है, ओजस्वी है, जो हर बच्चे की जुबान पर छाई हुई रहती थी कभी। तो ये सब परिचय जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का, ये आप इसके जो मुख्य पॉइंट जैसे मैंने बताए उस तरह से आप कॉपी में लिखकर तैयार कर लेना। अब हम आते हैं कहानी पर। ये जो केंद्रीय भाव होता है, इसमें कहानी का सारांश दिया होता है पूरा। इस कहानी में क्या बताया है, एक उद्देश्यपरक कहानी है जिसमें बताया है कि मनुष्य के भाग्य की कितनी मजबूरी होती है। उस मजबूरी के चलते कई बार माँ जो है बहुत मजबूर हो जाती है और अपने बच्चों को नहीं संभाल पाती। तो ये करुणा भरी कहानी है। इस कहानी के 3 बच्चों को प्रमुख पात्र की तरह इसमें बताया है। वे अपने बच्चों की चर्चा करते हुए उनके करुणापूर्ण भाव को व्यक्त करती है ना। किंतु उनकी दृष्टि किस पर रहती, उन बच्चों पर जो उसके घर मांगने आते हैं। मतलब लेखिका के घर में भी बच्चे हैं, लेकिन जो 3 बच्चे बाहर से मांगने आते हैं उनको केंद्र में रखी ये कहानी लिखी गई है। उनकी माँ बंदी गृह में है, जेल में है। तीनों बच्चों को माँ की मुक्ति, जेल से छूटने के प्रति वो उतावले हैं कि हमारी माँ जेल से छूट जाए। अब संयोग से क्या होता है कि जो लेखिका है वो भी सत्याग्रह आंदोलन के समय जेल में चली जाती है, जिसमें कि वो उन 3 बच्चों की माँ है। और यह भी एक संयोग है कि दोनों माताओं के साथ एक छोटा बच्चा भी है, मतलब लेखिका के साथ भी और वो जो 3 बच्चों की माँ है उनके साथ भी। बरसात के समय दोनों माताएं अपने छूटे हुए बच्चों की याद में खो जाती है। लेखिका समाचार पढ़ती है कि वे तीनों बच्चे बरसात के जेल में समाधि ले चुके हैं। इस समाचार से वे उदास हो जाती हैं। वे यह जानती हैं कि तीनों बच्चे उनके साथ जेल में रहने वाली महिला के हैं, क्योंकि उसकी जो बात होती है, वो जो उनके साथ जेल में महिला रहती है, उससे उसको समझ में आ जाता है कि ये तीनों बच्चे उसी महिला के हैं। लेकिन वो उस महिला को वो समाचार नहीं सुना पाती, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती है इतना बोलने की। माँ के हृदय की पीड़ा और बच्चों के संघर्ष को लेखिका ने यहाँ पर चित्रित किया है। तो ये कहानी रोमांचक भी है और रुचिकर भी है, पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। इसलिए ये कहानी आप लोग अपने लेवल पे भी पढ़िए। मैं भी इसको समझाती हूँ और आप इसके आधार पर प्रश्नोत्तर तैयार कीजिए। और आप लोगों को लर्निंग वीडियो भी भेजना है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप याद करो, याद करके वीडियो हमें बताओ। अब मैं आपकी गूगल मीट भी लेने वाली हूँ, उस पर भी आप लोग हाजिरी लगाओ और उसमें भी आपका रिवीजन में लूँगी।
और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां इसमें जुड़नी चाहिए। इसमें व्यूअर्स बहुत कम होते हैं। आप लोगों की इससे मेरे को पता चल जाती है कि आप लोग अटेंटिव नहीं हैं। अब ये 3 बच्चे अपन कहानी एक एक पैराग्राफ में से देखते हैं। मेरे बच्चों में से प्रत्येक ने अपने लिए एक एक फूलों का बगीचा लगाया। मेरे मतलब कौन? लेखिका के जो बच्चे हैं उन्होंने फूलों का बगीचा लगाया। फूलों की छोटी छोटी क्यारियाँ, उसमें फूल खिल रहे हैं। अब बच्चे ही तो ठहरे, हर एक को अपनी अपनी क्यारी के फूल अधिक सुंदर लगते हैं, है ना। सबको ऐसा लगता है कि मेरे फूल सबसे अच्छे हैं। अब बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई? दूसरे क्षेत्र पर। एक हिटलर बना, दूसरा मुसोलिनी बना और तीसरा स्टालिन बना। और मुझे इन तीनों की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मतलब एक ने हिटलर की तरह काम किया, एक मुसोलिनी की तरह काम किया। इसके कहने का मतलब ये है। संग्राम में विषैले वाक्यों का प्रयोग होते सुनकर मुझे चौके का काम छोड़ बगीचे की तरफ आना पड़ा। मतलब कि विषैले वाक्य, संग्राम मतलब जो लड़ाई चल रही थी बच्चों के बीच में कि मेरा ही बगीचा अच्छा है, उसमें विषैले मतलब कुछ बात ज़्यादा बिगड़ जाने के कारण लेखिका को वहाँ पर हाजिर होना पड़ा बगीचे में, है ना। और उनके साथ न्याय तो करना ही था, क्योंकि बच्चों को बताना ज़रूरी होता है, समझाना भी ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे किसी बात पे बहस कर लेते हैं। तो मैं सोच रही थी कि निर्णय के लिए जूरी क्यों न नियत कर दी जाए कि इतने में ही बच्चों के काका जी आते हुए दिखे। चीखना चिल्लाना तो दूर, उन्हें किसी का पंचम स्वर के ऊपर बोलना तक पसंद नहीं, मतलब उनको ज़ोर से बोलना पसंद नहीं था। तो बच्चों को लड़ते हुए देखकर बोले, अच्छा लड़ाई किस लिए है? यदि तुम लोग लड़े भिड़े तो मैं तुम्हारी माँ को सत्याग्रह न करने दूंगा। मेरे हिटलर मुसोलिनी शांत हो गए। माँ के बिना जिन्हें स्कूल जाने तक में कष्ट होता है, माँ के बिना जिनका एक भी काम नहीं होता, वे मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं सत्याग्रह करूं और जेल जाऊं। मतलब उनके जो बच्चे हैं वो भी देश के प्रेमी हैं और वो चाहते हैं कि हमारी माँ भी सत्याग्रह करे, भले ही उन्हें जेल जाना पड़े, भले ही उन्हें कितनी भी तकलीफ हो। तो काका जी को देखकर बच्चे शांत हो गए। अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वे एक स्वर से उठे, नहीं माँ तुम सत्याग्रह करो। अब हम सब भीतर जाने को हुए कि आवाज़ आई, भगवान दया करना, इतनी मेरी नैया को पार लगा देना। अब ये सब सुनकर बच्चे बाहर दौड़े। उन्होंने बाहर आकर देखा तो 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। अब ये उनका हुलिया बताया है कि बड़ी लड़की जो है वो 10 साल की, छोटी 8 और 7 के बीच की, एक लड़का बड़ी की गोद में, वो 5 साल का होगा, है ना। उन्होंने अपना गाना हमको देखकर बंद कर दिया। और तीनों कैसे थे? चीथड़ों से छिपे हुए पेट को दिखाकर यह बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि वे भूखे हैं। उनके बड़ी के हाथ में एक झोली भी थी, है ना। फिर हमारी ओर याचना की दृष्टि से देखने लगे। मैंने उनसे कहा, तुम गाती तो बहुत अच्छा हो, और भी कोई गाने जानती हो? तो बड़ी के बोलने के पहले ही छोटी बोल उठी, हमें भजन भी आता है बड़ी मालकिन। और आदेश पाए बिना ही वे दोनों गाने लगी। मतलब कि लेखिका ने जब पूछा कि तुमको और भी कुछ आता है क्या, तो वो भजन गाने लगी, कमर कस ले रे बिलोची तेरे संग चलूँगी। तो ये भजन उन्होंने गाना अपने मन से ही शुरू कर दिया। अब हम लोगों को हंसी आने लगी, है ना, क्योंकि उन्होंने बिना पूछे ही गाना शुरू कर दिया। तो लेखिका ने कहा, बहुत अच्छा गाया। अब मेरी बात सुनते ही वे फिर बैठकर लगे ज़मीन से माथा टेकने। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, पका हुआ खाना या कच्चा? तो बड़ी ने ज़मीन से कहा, माथा टेक कर कि कुछ भी खाने को चाहिए, क्योंकि कल से हम भूखे हैं। तो मेरे बच्चों ने 2-2 पूरियाँ लाकर दे दी और मैं अंदर चली गई। बच्चों ने उन्हें कितनी कितनी पूरियाँ दी यह तो मैं नहीं कह सकती, पर जब चौके में जाकर देखा तो एक भी पूरी नहीं थी।
और न कटोरे में तरकारी थी। अब दूसरे दिन हम लोग सुबह की चाय पीकर उठने ही वाले थे कि वो बाल गवैये फिर से आ पहुँचे और गाने लगे, सांवरिया हमें भूल गए, ये वाला जो भजन है वो गाने लगे स्वर में। मैंने अपने बच्चों से कहा, कल तुम्हें उन्हें खूब पूरियाँ खिलाई, इसलिए आज वे फिर हाजिर हो गए। तो उन्होंने कहा कि माँ आज भी पूड़ियाँ रखी तो है। बच्चों के मुंह से निकल गया। पूरी के डब्बे की ओर वो बढ़े। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो ठहरो, रोज़ उन्हें पूरियाँ खिलाओगे तो वे अपना दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब उनको चावल या आटा देकर जाने की कह दो। एक बच्चा बोल उठा, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, न जाने उनकी माँ भी है या नहीं, वे कहाँ से तो पकाएंगे और कहाँ से खाएंगे। दूसरा ताने में बोला कि इससे तो अच्छा है उन्हें कुछ न दिया जाए। तीसरा बच्चा मेरा बोला कि तुम माँ होकर भी ऐसा कहती हो, उन बेचारों को भी भूख लगी होगी। मतलब बच्चों के मन में भी ये सारे संस्कार मौजूद हैं। और लड़की सब में समझदार थी, उसकी दृष्टि यही चाह रही थी कि माँ का इशारा भर मिले और पूरियों का डब्बा ले जाकर उन बच्चों को खिला दे। तो मैंने उदासीनता से कहा कि पूरियाँ ही दे दो, फिर तुम्हारे शाम का नाश्ता मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। माँ, हम शाम को नाश्ता नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वो पूरियाँ लेकर दरवाजे पर दौड़ पड़े। अब मैं भी चौके का काम निपटा कर आई तो मैंने देखा कि तीनों मज़े में पूड़ियाँ खा रहे हैं और मेरे बच्चे भी उत्साह से उन्हें परस रहे हैं। और जब वे खा पी कर उठे तो मैंने कहा, देखो भाई, तुमने पूरियाँ तो खा ली, अब बिना गाना सुनाए मैं तुम्हें जाने न पाओगे। तो ज़मीन पर माथा टेक कर गाना शुरू किया उन्होंने। अब न रहूँगी कान्हा तोरी नगरिया, अब न रहूँगी। तो गाना गा चुकने के बाद उन्होंने फिर ज़मीन से माथा टेका, जैसे हमें आशीर्वाद देकर जाने के लिए तैयार हो। पर मैंने उन्हें रोककर पूछा, क्या तुम तीनों भाई बहन हो? तो हाँ बड़ी मालकिन, बड़ी लड़की ने कहा। फिर नाम पूछा तो ईठी बताया, छोटी का नाम सीठी और भाई का प्रेमा। ईठी सीठी प्रेमा ऐसा नाम दोहराया। फिर माँ बाप के बारे में पूछा कि माँ बाप कोई नहीं है, तुम कल भी अकेले आए थे। तो छोटी लड़की ने बोला, माँ भी है बाप भी है, हमारे सब कोई है। तो कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? तो बोले, बाप अमरावती में और माँ। अमरावती में तुम्हारा बाप क्या करता है? मेरा छोटा लड़का बीच में ही पूछ बैठा। तो उन्होंने कहा, माँ जेल में है। जेल में? जेल क्यों गई? तो लड़की बोली, वह जो मेरा बाप था दारू पीता था, दारू पीकर भी चुप नहीं रहता था, लड़ाई करता था, माँ को मारता था, गाली बकता था, इसीलिए तो। लड़की आंख उठाकर मेरी ओर देखते हुए बोली, बड़ी मालकिन, पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और सब लोग कहते हैं पुलिस वालों ने ठीक किया। मतलब माँ को जो है, बाप को तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। और तुम्हारी माँ अब कहाँ है? मैंने पूछा। लड़की बोली, माँ वह तो जेल में है और उसी के साथ हमारा सबसे छोटा भाई भी है ना, प्रेमा से भी छोटा है। बेचारे बच्चे मेरे मुंह से निकल पड़ा, माँ बाप दोनों जेल में हैं और यह अनाथ सड़क पर भीख मांगते फिरते हैं। मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ ने क्या किया था? भाई बाप तो इसलिए जेल में है कि माँ को मारता था, लेकिन माँ ने क्या किया था? तो लड़की बोली कि हमारी माँ ने पुलिस वालों को मारा था, जिसने हमारे बाप को पकड़ा था। मतलब औरत जो होती है वो खुद पति का दर्द सहन कर लेती है, लेकिन जब उसके पति को कोई मारे तो वो सहन नहीं कर पाती। तो वो गुस्से में आकर पुलिस वालों को मारने लगी, इसलिए उसको भी पकड़ के पुलिस जेल में ले गई। अब मैंने लड़के की ओर देखा। बेचारा छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 5 बरस का, चीथड़े में लिपटा हुआ है ना। तो मैंने उस लड़की से पूछा, तुम लोग अपनी माँ से जेल में मिलने नहीं जाती? तो छोटी बोली, जाती है बड़ी मालकिन, 3 महीने में एक बार मुलाकात होती है। एक बार मुलाकात करने गए थे, दूसरी बार 3 महीने के बाद जब हम लोग गए तो मालूम हुआ कि माँ को यहाँ की जेल में
भेज दिया गया है। तो हम लोग सब काली माँ के साथ यहाँ चले आए। काली माँ भीख मांगती है, तुम लोग रात को यहाँ कहाँ रहती हो, सोती कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि जेल के पास एक नाला है, हम लोग रात को वहीं पुल के नीचे माँ की बातें करते करते सो जाते हैं। कभी कभी काली माँ आ जाती है, पर वो रोज़ नहीं आती। माँ की सज़ा कितने दिन की है? 2 साल की। तो हम रोज़ जेल को देखते हैं, हमारी माँ वही तो है, उसको साथ लेकर हम देश चले जाएंगे। एक प्रकार की खुशी से बालिका बोली, जैसे वो सचमुच देश जाने की तैयारी कर रही हो। मैंने लड़की से पूछा, तुम लोग नहाती कब हो? तो छोटी ने कहा, हमारे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। तो मेरा इशारा पाते ही मेरे बच्चों ने पुराने कपड़ों में से उन्हें कुछ कपड़े ला कर दे दिए। अब मेरा चित्त उदास हो गया, मैं सोचने लगी और बच्चे खुशी खुशी चले गए। कुछ दूर से फिर गाने की आवाज़ आई। बहुत से सुंदर पढ़े लिखे गाने सुने थे, पर स्वर और आत्मा का ऐसा संयोग उस गाने में, क्योंकि उस गाने में उनकी करुणा भरी हुई थी। तो मैंने उन्हें बुलाने के लिए मैं झपटी, परंतु तब तक वे दूर निकल गए थे। अब ये एक हो गया दृश्य। अब दूसरा दृश्य जेल का है। इस घटना के दूसरे ही दिन मैं भी युद्ध विरोधी सत्याग्रह करके जेल की अतिथि बनी, मतलब वो भी जेल चली गई, लेखिका भी। अब मेरे और बच्चों ने तो हंसी खुशी से विदाई दी, पर सबसे छोटी मीनू बहुत छोटी होने के कारण मुझे छोड़कर घर में नहीं रह सकती थी, इसलिए वह मेरे साथ गई। अब वो थी जबलपुर की जेल। जबलपुर जेल में कोई अन्य राजबंदीनी नहीं थी। अकेले होने के कारण मुझे अस्पताल में रखा गया। मेरी सेवा के लिए 2 साधारण कैदी स्त्रियां रात में मेरे साथ रहती थी और दिन में सब लोग एक साथ रह सकते थे। कैद खाने की दुनिया भी विचित्र है। यह कौन है चोर? यह चरस बेचती थी, इसने नवजात शिशु की हत्या की, मतलब वहाँ सब तरह की महिलाएं थी। और यह लड़की, यह तो कम उम्र की है, इसने क्या किया? तो इसने पति और सास को जहर दिया। तो क्या ये सचमुच स्त्रियां हैं? उसके मन में आया, लेखिका के मन में, कि क्या ऐसा भी होता है? फिर सोचा कि संभव है कि यह निर्दोष भी हो, मतलब जरूरी नहीं है कि इन्होंने गलती की हो। अब मेरी सेवा के लिए जो 2 औरतें थी, उनमें एक तो अल्हड़ थी जिसे कुछ कामकाज नहीं आता था, और दूसरी समझदार थी। उसकी गोद में एक बच्चा था। वह बड़ी फिक्र से मेरा सब काम करती थी। वह बहुत चुप रहती थी, उसका मन ही मन वो कुछ सोचा करती थी। मीनू को तो उसने इस प्रकार हिला लिया था जैसे कि वह उसी की बच्ची हो। उसका खुद का बच्चा भी पाँव पाँव चलता और मीनू जो है उसकी गोदी में चलता था। मतलब कि मीनू को उसके बच्चे ने बहुत अच्छे से खिलाना चालू कर दिया था और मीनू से वो बहुत अच्छे से हिल मिल गई थी। उसका जो बच्चा था उसका नाम था लखिया। लखिया और मीनू में बहुत स्नेह संबंध हो गए थे, है ना। और फिर मैं उसके लखिया के बच्चे को जो अभाव था उसकी पूर्ति में कैसे करती थी? मीनू के फल और मिठाइयाँ देकर। वह प्रायः मेरे साथ ही खेला करता था। फल और मिठाइयाँ खाने से इस बच्चे को और पानी भरने, बर्तन मलने, थोड़े ही दिनों में मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया था। अब मैं बहुत सोचती थी कि लखिया कौन है, वह जेल क्यों आई। एक दिन अचानक मैंने पूछा, जिसका उत्तर मिला, ओह बड़ी खतरनाक औरत है, इसने पुलिस को मारा है। पर हमने इसका दिमाग ठीक कर दिया। मतलब उनको लगता है पुलिस को मारा तो खतरनाक है, लेकिन ये नहीं पता कि ये औरत जो है कितनी मजबूर है। अचानक मुझे उन बच्चों का ख्याल आ गया। उनकी माँ भी तो पुलिस को मारने के कारण जेल गई थी और उसके साथ भी एक छोटा बच्चा था। अब पूछना मैंने कई बार चाहा, पर लखिया की गंभीर उदास मुद्रा देखकर मेरी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन रात को खूब पानी बरसा, खूब दहाड़ दहाड़ कर बादल गरजे और कड़क कड़क कर बिजली चमकी। मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। छोटा लड़का डरा होगा, दूसरे पलंग पर सोने पर भी वह
मेरे पास आकर सो जाता था। मुझे उन 3 बच्चों की याद आई जो बेचारे पूल के नीचे सोते थे। इसके आगे मेरी सोचने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इतना पानी बरसा। हे ईश्वर, सब माताओं के बच्चों को अच्छी तरह रख। और उसके बाद मैंने उन बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। अब जेल में मेरे पास अखबार आया करते थे। जेल की सभी कैदियां खबरें सुनने के लिए उत्सुक रहती थी, तो मैं उन्हें खबरें सुना दिया करती थी। यूरोप की लड़ाई, भारत के साथ। उस दिन शाम को अखबार आया। पढ़ते पढ़ते मेरा जी धक से रह गया, क्योंकि जबलपुर की ही खबर थी कि कल रात एकाएक पानी बरसा। जेल के पास के नाले में 3 गरीब बच्चे बह गए। उन तीनों की लाशें मिली है, और वो 2 लड़कियां और 1 लड़का थे, और जो है गाना गाकर वो भीख मांगा करते थे। तो मेरे घर पर आकर गाने वाले उन तीनों बच्चों का चित्र मेरी आंखों के सामने खींच गया। अखबार रखकर मैं आंसू रोकने का प्रयत्न करने लगी, परंतु अचानक मेरे मुंह से निकल गया, बेचारे बच्चे। अब लखिया पास बैठी मेरे लिए चाय बना रही थी। उसने पूछा, क्या खबर है भाई साहब, उदास क्यों हो गई हो? तो मैं उसे कुछ भी उत्तर नहीं दे सकती। वह फिर बोली, थोड़े ही दिन तो और है भाई साहब, कट ही जाएंगे। बच्चे अपने बाप के साथ तो है, फिक्र क्यों करती हो? मतलब उसको लगा कि मैं अपने बच्चों की फिक्र कर रही हूँ। उसकी ओर देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने अपनी सब शक्ति इकट्ठी करके उससे पूछा, लखिया, तेरे और बच्चे भी हैं या यही एक है? आंखों में आंसू और मुस्कुराहट के साथ वो बोली, एक ही क्यों भाई साहब? मेरी बच्ची की ओर इशारा करके, यह बिटिया भी तो है। मैंने कहा, ये तो जेल के भीतर है, जेल के बाहर कितने हैं? लखिया गहरी सांस लेकर बोली, जेल के बाहर भाई साहब, वो तो भगवान के हैं, अपने कैसे कहूँ? उसके बाद वह अखबार की खबर पूछती ही रह गई, पर मैं उसे कुछ भी न बतला सकी। मतलब कि उसको समझ में आ गया, लेखिका को, कि वो 3 बच्चे उसके ही हैं, लेकिन वो नहीं बता पाई। और जेल के अंदर जो स्त्री थी, वो नहीं समझ पाई कि उसके बच्चे कहाँ हैं और कैसे हैं। इस तरह से ये कहानी पूरी हो गई है। अब आप लोगों को एक बार ये कहानी पढ़ना है और अच्छे से अपने अंदर से समझकर और इन प्रश्नों के उत्तर आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कहानी अगर पढ़ लेते हैं तो ये प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही आ जाते हैं। अब ये जो भाव विस्तार होता है, भाव विस्तार में आपको ये एक वाक्य में जो दिया है, जैसे कैद खाने की दुनिया भी विचित्र है, इसको आपको अब विस्तार करना है। मतलब इसको अच्छे से समझाना है 2-3 वाक्यों में, कि हमको ये बात समझ में आ जाए कि विचित्र है। मतलब यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, जैसे बताया ना, एक महिला ने क्या किया, दूसरी महिला ने क्या किया, जेल क्यों आई, वो बातें इसमें बताना है। शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग। अब इसमें क्या है कि खंड खम हम व्याकरण का पीछे देख चुके हैं। शब्द युग्म मतलब जो शब्द युग्म मतलब साथ साथ आते हैं, जोड़े में आते हैं, जैसे अपनी अपनी, तो इनको हम एक ही शब्द जब 2 बार आता है तो उसको युग्म कहते हैं। तो शब्द युग्म हो गए, खाली खाली, दो दो, ठहरो ठहरो, रोज रोज।